हेलो स्टूडेंट, ये है हिंदी का बिल्कुल रियल पेपर 2024 का पेपर है। देखो बहुत सारे यूट्यूबर जो 2025 का पेपर बना के बताते हैं वो बिल्कुल रियल नहीं होता है। ये 2024 में पेपर पूछा गया। 2024 का कोड देख लो, 801 HE है, ये HA है, ठीक है ना। ये सब हिंदी का पेपर, मैं आपको ये HE बताने वाला हूँ। अगर ये पेपर लगा ले, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये पेपर लगा ले तो आपके 70 में 65 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ये इतना इंपॉर्टेंट पेपर है कि आपको किस तरीके से अपनी कॉपी लिखनी है, पूरी चीज़ यहाँ बताऊँगा किस तरीके से क्या लिखना है, जीवन परिचय और उसको गद्यांश पद्यांश किस तरीके से हल करना है, और संस्कृत में किस तरीके से आपको सॉल्व करना है कि 70 में 65 नंबर ला सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। देखो 2024 का पेपर जरूर है, बट आपको 2025 में 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो 24 फरवरी को पेपर एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा, 2 से 3 दिन बचा हुआ, ठीक है ना। आपको किस तरीके से पूरा ये पेपर लगाना है कि आपको 70 में 70 नंबर ही बन सकते हैं। अगर ये पेपर लगा लेते हो तो आपके 2024 में 2024 नहीं, 2025 का बोर्ड एग्जाम में 100% कहता हूँ कि आप 90% यहीं से तैयार करके जाने वाले हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ किस तरीके से क्या चीज़ लगाना है। देखो फॉर्मेट बिल्कुल हिंदी के एकदम सेम आता है। देखो आपको किस तरीके से लगाना है। यहाँ पर देख लो एक बार, हिंदी का पेपर है 2024 का है, आपका 2025 में सेम आपको इसे देखने को मिलेगा। देखो बाकी यूट्यूबर 2025 का पेपर बना के बताते हैं, यहाँ पर एक बार आपको ना 2024 का रियल पेपर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देखो 3 घंटे का 15 मिनट का पेपर होता है, ठीक है ना आपको। और ये कोड यहाँ पर देख सकते हो 801 HE है, और किस तरीके से आपको लगाना है पूरी चीज़ बताने वाला हो। आपके भी 70 में 65 नंबर ला सकते हो। बिल्कुल वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखनी है, क्योंकि बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। अगर ये पेपर लगा ले तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90% तैयार होने वाले हैं। आपको 70 में पेपर यहाँ से तैयार करना है। देखो 20 नंबर का जो होता है वो MCQ क्वेश्चन होता है, जो कि ओमार शीट में भरना होगा, यहाँ पर देख लो। और 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो कॉपी में लिखना होगा। अगर कॉपी में लिखते हो तो आपके पूरे 70 में 65 नंबर ला सकते हो। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले MCQ क्वेश्चन से। तो फिर पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। MCQ क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय के लिए प्रश्न है ये, और 20 क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये 20 क्वेश्चन लगा लेते हो ना आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में भी 24 फरवरी को आराम फोड़ के आने वाले 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है। रक्षाबंधन जो है ये वो रचना है, इसके नाटककार कौन है ये बताना। यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ है और 4 रचनाएं यहाँ पर देखो। यहाँ पर लेखक है आपके उपेंद्र नाथ अश्व है, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी है, या फिर राम कुमार वर्मा है, या फिर चतुर्सेन शास्त्री है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, आपको हमारे शीट में भरना होगा। तो इसका बताना, ऑप्शन बताना रक्षाबंधन के, तो ये है हरिकृष्ण प्रेमी है, याद रखना बिल्कुल हरिकृष्ण प्रेमी जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मैं जल्दी से बताऊंगा क्योंकि देखो टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है ना। इसको तैयार जरूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब बताना रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी। यहाँ पर आपको 4 देखने को मिलेगा, बट बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सा होगा। देखो इंद्रजाल बहुत अच्छे लगा के आते हैं, बट नहीं है। जो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो है संस्कृति के 4 उपाध्याय, ठीक है ना। संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है ना, संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन। देखो 10 क्वेश्चन जो आते हैं गद्य पद्य से आते हैं, और 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं व्याकरण से। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं गद्य पद्य का। यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राग दरबारी रचना के उपन्यास कौन है। क्या बता रहा है कि राग दरबारी के रचना के उपन्यासकार कौन है। आपको 4 क्वेश्चन 4 ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। कमलेश्वर है, या फिर अज्ञे है, या फिर नरेश मेहता है, या फिर श्रीलाल शुक्ल है। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन राइट होगा, बी वाला श्रीलाल शुक्ल होगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। अब देखो 4th क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर क्या कह रहा है, शुक्ल युग के अन्य नाम से जाना जाता है। अब देखो शुक्ल युग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन देखने को आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है। शुक्ल युग के अन्य नाम से मतलब और किस नाम से जाना जाता है। अब देखो मैं आपको बता दूं, देखो शुक्ल युग को जाना जाता है प्रसाद युग से भी जाना जाता है, और प्रेमचंद्र युग से भी जाना जाता है, और छायावादी, ये तीनों नाम से जाना जाता है। जहाँ पर 4th ऑप्शन देख लोगे तो इनमें से सभी, ये सभी जो है मतलब शुक्ल युग का दूसरा नाम भी है ये। अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि विष्णु प्रभाकर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपकी चैप्टर का ही है। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, बताओ किस युग के कहानीकार हैं। अब इसमें से ऑप्शन तो भारतेंद्र युग ये भी नहीं है, छायावादी ये भी नहीं है, द्विवेदी युग ये भी नहीं है। ये जो आधुनिक युग के, आधुनिक यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। आधुनिक अगर ऑप्शन मिल जाए आधुनिक युग के तो मिला देना, पर यहाँ पर तो नहीं ऑप्शन, तो यहाँ लगाओगे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देख ले, 6वां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाव विलास के रचनाकार कौन है। क्या बताना है, भाव विलास के रचनाकार कौन है। केशव दास हैं, या फिर देव हैं, या फिर पद्माकर हैं, या फिर मतीराम हैं। तो इन चारों में से ऑप्शन बिल्कुल एक राइट होगा, वो कौन सा है, केशव दास। केशव दास ए वाला बिल्कुल राइट हो गया। अब 7वां क्वेश्चन यहाँ देख लो कि क्या है,
प्रयोगवाद काव्य की विशेषता क्या है? प्रयोगवाद काव्य की विशेषता मतलब क्या, प्रयोगवाद जो था उसकी विशेषता क्या क्या थी ये बतानी है। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्राकृतिक वर्णन है या फिर हाँ ये वाला बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, यह ऑप्शन बिल्कुल राइट है, याद रखना ठीक है। प्रयोगवाद की विशेषताएं, ऐसी दो विशेषताएं आपको क्वेश्चन मिलेगा, छायावादी पूछ सकता है, प्रयोगवाद पूछ सकता है, शुक्ल युग का विशेषता जरूर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। देखो यहाँ 7 क्वेश्चन होगा, अब 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ से 8वां क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। बताना कि रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई है किसमें, काव्य की प्रगति में। अब बताओ कौन सी, 1 है या फिर 5 है या फिर 3 है या फिर 6 है। तो याद रखना रीतिकाल की धाराएं कितनी है, 3 जो स्वीकार की गई हैं। और देखना नवा क्वेश्चन देख लो। अब नया क्वेश्चन है कि जौहर काव्य के रचनाकार कौन है। जौहर जो रचना है इसके रचनाकार कौन है ये पूछ रहा है। तो ये है श्याम नारायण पांडे है, ये भी ये है, या फिर यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी, या फिर सुमित्रानंद पंत है, या फिर धर्मवीर भारती। इसको याद रखना बिल्कुल, जौहर जो है श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है। देखो 20 क्वेश्चन आपको तैयार करना बहुत जरूरी होता है। बहुत बच्चे यहाँ 20 क्वेश्चन लटक जाते हैं, बाकी लॉन्ग तो कर लेते हैं, 20 नहीं कर पाते। अब 20 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो चिदम्बरा तो हर साल ही क्वेश्चन आता है, जितने सेट है मान लो कोई भी 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं चिदम्बरा वाले। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है बताओ। तो इसमें ये है सुमित्रानंदन पंत, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 10 क्वेश्चन यहाँ से होगा गद्य पद्य से। अब 10 क्वेश्चन जो आते हैं व्याकरण से आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे व्याकरण क्वेश्चन है। यहाँ पर इसमें बताना आपको रस कौन सा है। यहाँ पे आपको ये पंक्ति दी हुई है, इसमें रस बताना कौन सा रस है। देखो यहाँ क्या लिखा है, पुनि पुनि मनु उकसही अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काही। मतलब अब देखो यहाँ पे आप पढ़ोगे ना खुद ही समझ आए। देखो उसकाही मतलब होता है उत्साह होता है, या देखो मुस्काही मतलब मुस्कुराना। इसमें समझ आ गया तो कुछ हास्य का भाव मतलब हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहीं से आपको पता चल जाए कौन सा भाव यहाँ पे, कौन सा रस यहाँ पे लग रहा है। देखो मुस्काही मतलब हास्य रस, हास्य का भाव उत्पन्न हो रहा है। इस तरीके से आपको करना बहुत ही सिंपल होता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे एक 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि अवती सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। अब इसमें बताना है कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है या फिर श्लेष अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है। बहुत बच्चे रूपक अलंकार लगाते हैं बट ये गलत है। यहाँ पे देखो उपमा की जा रही है, ठीक है ना। उपमा किससे की जा रही है, चमकने से, और देखो चिता से की जा रही है। तो यहाँ पर यह रूपक उपमा अलंकार होगी, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देखें 13 क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिख दो बिल्कुल, ठीक है। स्टार बना लो इसके ऊपर। कह रहा है कि दोहा छंद की उल्टा कौन होता है। बताओ दोहा का उल्टा कौन होता है। देखो दोहा में 4 मात्राएं होती हैं, पहले में देखो पहले और तीसरे में देखो कितने होते हैं, 13 मात्राएं होती हैं। और इसी का उल्टा होता है सोठा होता है, ठीक है। सोठा बिल्कुल उल्टा होता है दोहा का, याद रखना। 13 क्वेश्चन है। अब 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 14 क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अनुरूप शब्द में उपसर्ग कौन सा है। बताओ अनुरूप, ये तो कितना सिंपल है भाई, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। देखो बीच जहाँ स्टार्टिंग में तुम्हें मिल गया अनु, तो बस समझ लो उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है। तो अनुर में ये हो गया अनु है, कितना सिंपल है। अब बहुत बच्चे लगा देते हैं आ लगाते हैं, आ तो बिल्कुल नहीं हो गया। देखो अनु पूछना, पूरा वर्ड बताना आपको किससे मिलकर बन रहा है ये। अब देखो 15 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब जिसमें देखो डैश मिल जाए, देखो यहाँ पर राम और कृष्ण में कौन सा समास है, जहाँ जिसे बीच में डैश देखना समझ जाओगे ये द्वंद्व समास है। कौन समास है, द्वंद्व समास है। अगर देखो है कितना सिंपल है, ये बी और ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत बच्चे तो गड़बड़ करके आ जाते हैं पेपर में। अब देखो 16 क्वेश्चन कितना आसान है ये भी। समीर, वायु और बहार पर्यायवाची किसका है, सबको पता है हवा का पर्यायवाची है। किसका है, हवा का। समीर भी हवा का है और वायु भी और बहार भी एक ही, तीनों वर्ड चारों वर्ड एक ही है। अब देखो एक और 17 क्वेश्चन कौन सा है, तस्में शब्द में विभक्ति और एक वचन बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ना इसमें बहुत बच्चे ये कर नहीं पाते, उनको याद नहीं हो पाता है विभक्ति वाला। तो इसमें आपको याद कर ले। देखो तस्में जो शब्द है ये हर साल रिपीट भी होता है वाला क्वेश्चन, तो याद कर लेना बिल्कुल। चतुर्थ में विभक्ति और एक वचन से लिया गया है, किससे, तस्में वाला। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18वां। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितना सिंपल है ये। संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, बताओ जिसमें संदेह हो उसमें क्या कहते हैं भाई। देखो नाम से ही लग रहा है, संदेहपूर्ण कथन कहते हैं संदेहवाचक, मतलब कि संदेहात्मक मतलब वाक्य। ये नाम से ही लग रहा है बिल्कुल संदेह वाला। और अगला क्वेश्चन देख ले तो 19 क्वेश्चन ये भी क्या है, मैं पत्र लिखूंगा वाक्य में कर्मवाच्य में परिवर्तन किया। अब देखो कर्मवाच्य पता है क्या होता है, जो नहीं एक्टिव पैसिव इंग्लिश में पढ़ते हो ना, एक्टिव पैसिव, इसको पैसिव में चेंज करना होता है, कर्मवाच्य उसी कहते हैं। जैसे मान लो कि मैं पत्र लिखूंगा, तो इसका वो जो पैसिव जो चेंज करोगे ना, तो लिखोगे मेरे द्वारा, क्या लिखोगे, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। बस कितना सिंपल है, आपको पैसिव में चेंज करना था इसको इंग्लिश में बताया तो। और 20वां क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, स्थानवाचक क्रिया
विशेषण बताओ, स्थानवाचक। अब स्थान लग रहा है ना, ये स्थान मतलब कोई स्थान चेंज हो रहा है, मतलब अगल बगल या फिर ऊपर नीचे, ये सब स्थानवाचक होते हैं। देखो आसपास, ये भी देखो आसपास क्या है, स्थानवाचक है। ये स्थान का भाव स्पष्ट होता है, यहाँ पर स्थान हो गया। तो यहाँ 20 का जो क्वेश्चन होगा बी और ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब देखो मैंने यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको इजीली समझा चुका हूँ। अब देखो 20 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, और ये जो सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल 50 नंबर क्वेश्चन होता है, वो हर साल रिपीट होता है। यहाँ पर देखो, अब ये 20वां क्वेश्चन खंड ब से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 6 नंबर क्वेश्चन आता है आपको, ये यहाँ पे देखो संदर्भ व्याख्या करने के लिए आता है। यहाँ पर आपको ये पढ़ना पड़ेगा पूरा, ये गद्यांश दिया हुआ है, एक गद्यांश का आता है 6 नंबर और एक आता है पद्यांश का 6 नंबर, वो पीछे यहाँ पर पद्यांश का दिया हुआ है। पहले एक बार गद्यांश समझ लेते हैं उसमें होता क्या। देखो अथवा में आता है 2 ठो, अगर स्टार्टिंग के 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं आप, 2 चैप्टर, तो आपका आराम से इसमें फंस जाएगा। तो अथवा में आता है एक, तो आपका फंस ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें 6 नंबर का आता है। देखो एक पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है। अब यहाँ से पढ़ो, खुद ही समझ में आता है कौन किस लेखक का है। देखो यहाँ पर क्या पढ़ोगे, मानव मन सदा से ही अज्ञात और रहस्यों को खोजने और जानने समझने की उत्सुक रहा है। और देखो यहाँ जो लाइन जो अंडरलाइन किया गया है, इसी का व्याख्या करना होता है। वो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, व्याख्या किसकी करनी है, जो अंडरलाइन है एक लाइन उसी की व्याख्या करनी है। आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। अगर पाठ और लेखक का नाम बता दो, पाठ का नाम क्या है, पानी पर चंदा और चंदा पर आदमी, पढ़ो खुद ही याद आ जाएगा। और इसका लेखक प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, एक 2 नंबर का ये मिल जाएगा। 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप ये करना चाहो ये कर लो, या फिर ये करना चाहो ये कर लो। आपको कॉपी में बता दो किस तरीके करना है, आप यहाँ देख लो एक बार। एक पद्यांश में देख लेते हैं। जैसे मान लो एक पद्यांश में क्वेश्चन नंबर देखो 2 है, क्या है पद्यांश में क्या करना होता है, इसमें भी ये भी 6 नंबर का होता है। यहाँ देखो 6 नंबर का 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया होता है, और 6 नंबर का 3 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 2-2 नंबर के। इसका भी करना है क्या, मतलब उपयुक्त तो पद्यांश का, ये क्या है पद्यांश, वो क्या था गद्यांश था। पद्यांश क्या करना है, संदर्भ करना। तो यहाँ पे देखो कॉपी में आपको बता दूँ, तो देखिए स्टूडेंट इसको पढ़ लेते हैं, इसमें है क्या है, इसमें देखो पद्यांश होता क्या है मेनली। अब देखो क्या लिखा है, पद्यांश पढ़ना है, उसको उत्तर देना है। देखो चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, इस तरीके से लिखा होता है। इसमें तो आपको क्या करना है, 2 दिया होगा तो आपको 1 करना होगा, तो बहुत ही सिंपल ही होता है। ये जो है ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आपको रिपीट होता है। एक कोई सा सेट नहीं जिसमें ये रिपीट ना हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये पढ़ ले तो आपके बोर्ड एग्जाम फंस जाएगा, 100% फंस जाएगा ये वाला। इसको करना किस तरीके से होता है यहाँ देख लो एक बार। स्टार्टिंग कुछ लाइन लिखोगे, 1-2 वर्ड लिखोगे, लास्ट के 1 वर्ड लिख दो, इसको करना आता होगा। और इसमें क्या करना है, पहले संदर्भ लिखना है। नंबर 1 क्या है, देखो संदर्भ करना है। इसका क्या है, संदर्भ करना है, किसका करना है, इसी का। देखो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूर सागर नामक पाठ से लिया गया। क्या बताना, पाठ का नाम बताना, और लेखक कौन है, लेखक जो है सूरदास है। इसको ब्लैक पेन से कर देना, इससे लिखोगे तो यहाँ से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, व्याख्या करना है। देखो व्याख्या कितना सिंपल होता है, यहाँ देखो रेखांकित अंश का व्याख्या, देखो जितना रेखा किया गया उसी की व्याख्या करना है। अब देखो रेखा में क्या लिखा है, अब पढ़ोगे ना खुद ही आ जाएगा। देखो चरण कमल मतलब कि जो श्री कृष्ण थे, जो सूरदास है वो श्री कृष्ण की चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जाकी कृपा लांघे, जो मतलब जो लंगड़ा होता है वो मतलब कि जो पहाड़ को फांद जाता है, और अंधे को सबको दिखने लगता है, देखो अंधा लिखा है। और देखो गूंगे को सब मतलब सुनाई देने लगता है, जो बहरा है उसको दोबारा सुनाई देने लगता है। बस इस तरीके से मतलब देखो यहाँ पे सूर सागर बार बार बंदो ती, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। व्याख्या में क्या है, सूरदास श्री कृष्ण की कमल रूपी चरण है, चरण है यहाँ पर देखो लिखो समझ में आ जाएगा। देखो चरण कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इनकी कृपा हो जाने पर देखो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, और गूंगा पुनः बोलने लगता है, और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण कर चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। यहाँ देखो लिखा बार बार ना, यहाँ देखो बार बार मैं वंदना करता हूँ, इस तरीके से लिखोगे। और यहाँ पर बता दोगे एक और, इसमें जो लिखा है बार बार बंदो तिही पाई में कौन सा अलंकार बताना। तो अलंकार यहाँ देखो तो यहाँ पर समझ आ जाएगा खुद ही, अनुप्रास अलंकार। इसको बिल्कुल याद कर लो, ये 100% आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा 24 फरवरी को, ठीक है। अगर मान लो यहाँ तो 12 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट हो गए, 6 नंबर गद्य में, 6 नंबर पद में, तो आपको यहाँ 12 नंबर कंप्लीट होगा। इसके बाद देख लेते हैं क्या करना होता है। यहाँ पर देखो ये करना होता है, यहाँ पर ये आपको वो देखने को मिलेगा, किसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर अनुवाद करना है। किसका करना अनुवाद, बिल्कुल सिंपल है, अनुवाद करना, ये संस्कृत करना होता है। यहाँ पर देखो 2 अनुवाद मिलेगा, यहाँ पे अथवा लिखना होना चाहिए, अथवा नहीं लिखा है वहाँ पर, अथवा, ठीक है ना। एक ये है, एक ये है, इसमें से एक करना होगा, और एक और जो श्लोक दिया होगा श्लोक का ही करना होगा। 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, और 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। कॉपी में कुछ इस तरीके से करना, यहाँ पर देख लो कॉपी में इस तरीके से कुछ करना होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो वाराणसी वाला। अब देखो
पढ़ो खुद ही याद आ जाएगा चैप्टर कौन चैप्टर से लिया गया। देखो वाराणसी लिखा है तो वो बस समझ लो वाराणसी चैप्टर से लिया गया। इसका संदर्भ करना, संदर्भ किस तरीके से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संदर्भ खंड के वाराणसी नामक, ये दिखा ना वाराणसी पाठ से लिया गया। और इसका अनुवाद कर देना, इसको पढ़ो खुद ही याद आ जाएगा अनुवाद में क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके करोगे तो एक और आपको करना होगा, यहाँ देखो श्लोक का करना होगा। श्लोक का करोगे तो आपके पूरे यहाँ से भी 5-5 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद देखो क्या करना है, खंड काव्य करना है। फिर इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो 3 नंबर का खंड काव्य आता है, उसको आपको इस तरीके से मान लो मुक्ति याग हो गया जो आपके स्टेट में चलता हो, जैसे ज्योति ज्वार हो गया। देखो ज्योति ज्वार इस तरीके लिखना है आपको, कम से कम 2 पेज में लिखना है। 3 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीटली मिल जाएगा। इस तरीके से ब्लैक पेन और नीलेपन को अच्छे से राइटिंग में करोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखो क्या करना है आपको, ये मिल गया यहाँ पे 5 नंबर, ये 3 नंबर यहाँ से मिल गया। 3 नंबर के बाद ये देखो क्या करना है यहाँ पे। और इसके बाद देखो 2 आएगा, क्या चीज़ रचना है वो आएगा कि जीवन परिचय आएगा। क्या आएगा, जीवन परिचय आएगा। जीवन परिचय देखो 5 नंबर का एक होगा और 5 नंबर एक और होगा। 10 नंबर का आपका जीवन परिचय आएगा और 2 नंबर का आपका श्लोक करने को आता है। श्लोक सबको याद हो, सर्वे भवन्तु वाला याद करना, कोई से एक श्लोक याद करना जो आपके पाठ्य पुस्तक में ना दिया हो, ये याद रखना, ठीक है ना। और वाद विवाद पर एक आपको पत्र लिखना है, ठीक है। पत्र 4 नंबर का होता है, यहाँ पर देखो 4 नंबर पत्र होता है। फिर इसके बाद क्या करना है, पत्र लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। मैं आपकी पूरी पुरानी वीडियो पीछे जो वीडियो बनाया है वो सबको बता चुका हूँ किस तरीके आपको पत्र लिखना है। पूरी चीज़ वहाँ से देख कर लिख सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन करना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पर देखो 2-3 यहाँ पे 2 क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दे, 5 में से एक संस्कृत में जो है, हिंदी में आपको संस्कृत में एक वो क्वेश्चन देना होता है। क्या लिखा है यहाँ पर, 2 प्रश्नों का उत्तर दिए संस्कृत में लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 को उत्तर दे देना यहाँ पर, तो 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पर देखो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर 7 नंबर का एक आपको निबंध लिखना है। निबंध लिखना है देखो, और लास्ट में आपको क्या करना है, निबंध लिख देना। निबंध आपको कितने 3 पेज में करना होगा, आपको यहाँ से 7 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। निबंध बिल्कुल अपने शब्दों में कर सकते हो, कोई से भी कर सकते हो, इंटरनेट पे कर लो या फिर नई शिक्षा नीति पे कर लो, कोई से लिखोगे तो आपको 7 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगर इस तरीके से पूरा पेपर करते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम आराम से 70 में 65 नंबर ला सकते हो। तो 24 पढ़े बिल्कुल फोड़ के आने वाले हो। अगर कोई भी डाउट हो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।